हेलो बच्चों, हमने अब तक लास्ट जो केमिकल इक्विलिब्रियम के दो चैप्टर थे, दो वीडियो थे, तो उस दो वीडियो के अंदर हमने जो बात की थी वो हमने एक तो रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर चुके थे। रिवर्सिबल के बाद में साथ हमने रिवर्सिबल की बात की थी, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय की बात की थी। फिर देखो हमने बात की थी साम्य की बात की थी, रासायनिक की बात की थी, साम्य के कैरेक्टर की हमने बात की थी। साम्य के जो कैरेक्टर्स होते हैं उसके अंदर हमने क्या क्या किया था, जो डायनेमिक प्रोसेस होती है कि साम्य कभी भी रुकता नहीं है, कि जो जितना रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज होता है, प्रोडक्ट वापस किसमें चेंज होता है, रिएक्टेंट में। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन थी वो इक्वल में किसके थी, बैकवर्ड रिएक्शन के। देखो उसमें एक करेक्टर और इंक्लूड करना कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है ना वो हमेशा बंद पात्र में होगा। किसमें होगा, बंद पात्र के अंदर, बंद पात्र में। ठीक है, कैसे कि जैसे हमने बात की थी, ये हमारे पास में वेसल्स है। ठीक है, यदि हम यहाँ से बात कर रहे थे जैसे N2 प्लस में 3H2, ये मिलकर क्या बना रहे थे, 2NH3 बना रहे थे। क्या बनाते हैं, 2H3 बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। अब देखो यदि ये वेसल्स यदि खुला है, इसका मतलब ये NH3 क्या करेगी, बाहर निकल जाएगी, और जैसे बाहर निकलेगी तो NH3 से वापस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का फॉर्मेशन नहीं होता। तो ये एक छोटा सा पॉइंट और इंक्लूड कर लेना जो छूट गया था। ठीक है, कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम था वो हमेशा कहाँ पे होगा, तो वो हमेशा बंद पात्र के अंदर संपन्न होता है। फिर उसके बाद में हमने जो बात की थी वो किसकी बात की थी, कैटालिस्ट की भी बात की थी। कैटालिस्ट जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, साम्यावस्था बिंदु को प्रभावित नहीं करता। साम्य स्थापित होने में जो टाइम है उस टाइम को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। ठीक है, फिर हमने जो बात की थी वो ये भी की थी, जो साम्यावस्था बिंदु है वो इफेक्ट किसके द्वारा होता है, तो ये इफेक्ट होता है किसके द्वारा, टेम्परेचर के द्वारा। किसकी बात कर रहे थे, टेम्परेचर के द्वारा। अब जो हम जो बात करेंगे वो करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। किसकी बात करें, लॉ ऑफ मास एक्शन रूल। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम्स यहाँ पे बनती है। लॉ ऑफ मास एक्शन रूल जिसको बोलते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया का मास एक्शन लॉ, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, देखो ये दिया किसने था, तो ये दिया था गोल्डबर्ग एंड वागी। किसने दिया है, गोल्डबर्ग एंड वागी ने दी। पहली बात तो ये होगी। ठीक है, उसके बाद देखो ये बोलता क्या है, इसके हम देखो पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं इसको। जैसे ये ए, ठीक है, उसके साथ में कैपिटल बी, इसका कोफिशिएंट में लिख दिया तो जैसे स्मॉल, क्या लिखा है, स्मॉल। इसका कोफिशिएंट जैसे मैंने लिख दिया स्मॉल, क्या लिखा है, स्मॉल बी। ये मिलकर क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं प्रोडक्ट। क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं। देखो अकॉर्डिंग टू मास एक्शन लॉ, किसकी बात करूं मैं, मास एक्शन लॉ के अकॉर्डिंग हम बात करें, अकॉर्डिंग टू मास एक्शन लॉ, जो रेट है, रेट का मतलब जो दर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसके है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती। और यहाँ पे इसका क्या आएगा, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आएगा। क्या आएगा, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आएगा, रस समीकरण मिति गुणांक आगे। ठीक है, फिर देखो इसको यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है हमारे पास थे, रिएक्टेंट है ए और हमारे पास में कौन है, बी। तो इसको ऐसे लिख दो, रेट द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कौन है, स्मॉल है। फिर यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ बी और इसका कोफिशिएंट हमारे पास में कौन है, स्मॉल बी। क्या होगी, स्मॉल बी। ये अकॉर्डिंग टू किसकी लिखा है, ये अकॉर्डिंग टू हमने लिखा है मास एक्शन रूल के। क्या है, मास एक्शन रूल। मास एक्शन रूल क्या बोलता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अब विक्रिया की दर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, इसके स्टेटमेंट की हम आगे बात करेंगे, पहले मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ये ए, ठीक है, और ये एंड बी, ये क्या है, देखो हमने ये ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया और ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया है, तो ये शो करते हैं किसको, एक्टिव मास। किसको बात करेंगे, एक्टिव मास। एक्टिव मास को हम बोलते हैं सक्रिय द्रव्यमान। क्या कहेंगे, सक्रिय द्रव्यमान कहेंगे। यहाँ तक शायद समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है,
सक्रिय द्रव्यमान, या फिर इसी को हम दूसरा नाम बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन। क्या कहेंगे? मोलर कंसंट्रेशन करेंगे, मोलर सांद्रता के नाम से इसको भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखो तो ये किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो ब्रैकेट है ये किसको है? एक्टिव मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एक्टिव मास ऑफ ए रिएक्टेंट ए। क्या है? ए। जो सक्रिय द्रव्यमान किसका है? अभिकारक ए का। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्टिव मास ऑफ ए रिएक्टेंट ए बी, अभिकारक बी का सक्रिय द्रव्यमान कौन सा है? ये इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फिर देखो ये हमारे पास रेट होगी, रेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आर से। किससे करेंगे? स्मॉल आर से। अब देखो हमारे पास में एक छोटा सा पॉइंट आ रहा है यहाँ पे कि एक्टिव मास का मतलब क्या है, सक्रिय द्रव्यमान का मतलब क्या है, इसको समझो अच्छे से। देखो सक्रिय द्रव्यमान का एक मैं छोटा सा आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे सपोज हो कि हमारे पास में ऐसे एक बकेट है, बड़े ध्यान से समझना इसको। ठीक है, और इस बकेट के अंदर जैसे मैं बोल दूं कि वाटर फिल हुआ, पानी भरा, फिल वाटर फिल कर दिया। ठीक है, अब देखो जैसे इसको मैं ऊपर रखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे है जैसे सन, ठीक है, सूर्य देवता। तो यहाँ से देखो जैसे ये लाइट आई, यहाँ से इसकी रे आई, ये रे यहाँ पे इसके बकेट के ऊपर, ठीक है, इसके वाटर के ऊपर। तो यहाँ पे इसके टच में कौन आ रहा है? तो इसके टच में आ रहा है ये ऊपर वाला, केवल जो सरफेस वाला जो वाटर है यही तो टच में आ रहा है। ठीक है, इस लाइट के। ठीक है, लेकिन देखो इसी को मैं ऐसे एक साइड तरह से और बना देता हूँ कि सपोज करो इसी जैसे दूसरी बकेट है, मतलब यही बकेट है, इसी के अंदर भी ऐसे वाटर फिल है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर से जैसे वाटर ये ऐसे बाहर निकला, ऐसे बाहर निकला। अब देखो यहां से भी देखो, इसके साथ में मैं यहाँ पे एक सन बना देता हूँ, सूर्य देवता हमारे। ठीक है, अब देखो जैसे ये लाइट आई तो ये लाइट इस बकेट वाले, यहाँ पे जो इस बकेट के अंदर वाटर है इसको भी मतलब कांटेक्ट में, इसी के साथ साथ ये जो बाहर निकला हुआ जो वाटर है, मतलब जो बाहर गिरा वाटर है, इसके साथ में भी टच है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ज्यादा कौन सा है जो वाटर सूर्य के टच में या सन की लाइट के टच में, कौन सा है? यही तो है। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे टच में जो एरिया जो ज्यादा जो टच में है वो किसके है? वो इस सेकंड वाले पोजीशन के अंदर है। इसके अंदर केवल और केवल जो कांटेक्ट के अंदर है वो कांटेक्ट में कौन सा है? केवल यहाँ पे सरफेस है, जो इसका सरफेस वाटर हुई था। इसका मतलब ये जो इसका एक्टिव मास है, ये एक्टिव मास क्या है? इसका कम है, और इसका एक्टिव मास क्या है? ज्यादा। अब एक्टिव मास का मतलब क्या है ये समझो, कि मतलब कितना कांटेक्ट, मतलब रिएक्टेंट का कौन सा कितना पार्ट है, यदि वहां पे यदि पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव मास। क्या कहेंगे? एक्टिव मास। देखो मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे ये अपने पास में बकेट थी, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो जैसे लाइट आती है तो ये लाइट जैसे इसकी केवल और केवल कहाँ पे, इसकी जो सरफेस है उसी वाटर के साथ क्या कर रहा है? कांटेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? कांटेक्ट कर रहा है। लेकिन आप देखो इस बकेट से जैसे वाटर बाहर गिरा हुआ है, तो अब यहाँ पे देखो जैसे ये लाइट आ गई तो ये लाइट इस वाटर के साथ भी कांटेक्ट है, और इस बकेट के अंदर उसके साथ भी क्या है? कांटेक्ट है। तो यहाँ पे ज्यादा पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? ये सेकंड वाले पोजीशन के अंदर, और इसका पार्टिसिपेट क्या है? कम है। तो यदि आपसे बोला जाए कि एक्टिव गैस का मतलब क्या है, कि कितना रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करता है उसी को हम क्या कहते हैं? एक्टिव मास। क्या कहेंगे? एक्टिव मास कहेंगे। तो एक्टिव मास का यदि आपको पूछा जाए तो ये इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट का अभिकारक का वह भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, उसी को हम क्या कहते हैं? एक्टिव मास। क्या कहेंगे? एक्टिव मास कहेंगे। और यदि ज्यादा पार्टिसिपेट ले रहा है इसका मतलब एक्टिव मास उसका ज्यादा है, और यदि कम पार्टिसिपेट ले रहा है इसका मतलब उसका एक्टिव मास उसका क्या है? कम है। अब देखो इस एक्टिव मास को हम आगे और पढ़ते हैं। यदि हम बात करूं मैं किसकी? गैस के अंदर। किसकी बात करूं? गैस के अंदर।
तो देखो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो दूर दूर होते हैं, क्या होते हैं, दूर दूर होंगे। और जब दूर दूर है इसका मतलब ये गैस है पूरी की पूरी क्या करेगी, कांटेक्ट में आएगी। तो इसका हम कंसंट्रेशन भी लेते हैं, तो इसका हम गैस का कंसंट्रेशन भी ले सकते हैं, और गैस को हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, इसका प्रेशर भी यूज कर सकते हैं। क्या करेंगे, प्रेशर भी। तो गैस का हम एक्टिव मास भी लेते हैं और गैस का हम प्रेशर भी यूज, दाब भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखो हम बात करें किसकी, सॉलिड की बात करें, ठोस के अंदर बात करें, तो ठोस के अंदर जो एक्टिव मास है उसका हम मानते हैं 1, मतलब यूनिट के रूप में मानते हैं, इकाई के रूप में मानते हैं। क्यों, वो इसलिए मानते हैं कि सॉलिड की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, स्थिर होती है। क्या होती है, स्थिर होती है। इसलिए जिसकी हम क्या लेके चलते हैं, यूनिट के रूप में ले चलते हैं, इकाई के रूप में लेके चलते हैं, किसकी, सॉलिड की, वहां पे एक मानते हैं। और यदि हम बात करेंगे लिक्विड के केस के अंदर, किसकी बात करें, लिक्विड के केस के अंदर, तो यदि लिक्विड किसके साथ में, यदि गैस के साथ में, किसके साथ में, गैस के साथ में, तो वहां पे हम जो एक्टिव मास लेंगे वो एक्टिव मास किसका लेते हैं, हम गैस का लेते हैं। किसका लेंगे, गैस का। और ऐसी कंडीशन के अंदर जो लिक्विड का जो एक्टिव मास है वो हम कितना मानते हैं, वहां पे यूनिट मानते हैं, एक मानते हैं। फिर देखो यदि लिक्विड है और ये लिक्विड किसके साथ में, यदि लिक्विड के साथ में, तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, उसकी लिक्विड की क्या लेते हैं, कंसंट्रेशन इंक्लूड करते हैं, सांद्रता इंक्लूड करते हैं। और यदि यही लिक्विड हम किसके बात करें, सॉलिड के साथ, ठोस के साथ हम बात करें, तो हम यहाँ पे दोनों की क्या लेते हैं, यूनिट के रूप में लेते हैं, इकाई के रूप में हम इसको इंक्लूड करते हैं। फिर देखो चौथा पॉइंट, यदि आपसे बोला जाए कि कोई भी यदि विलायक, कोई भी यदि सॉल्वेंट यदि आपको एक्सेस दे रखा है, एक्सेस का मतलब यदि आधिक्य में दे रखा है, तो उसको भी हम किस में लेते हैं, यूनिट के रूप में, इकाई के रूप में इंक्लूड करते हैं। तो देखो पहले हमने बात किसकी की थी, जो मास एक्शन रूल था वो दिया किसने था, ये दिया था गुल्डबर्ग एंड वोगे ने दिया, ठीक है। फिर देखो हमने एक एग्जांपल की बात की थी कि जैसे ए है प्लस में बी है, ये क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, इसका कोफिशिएंट है स्मॉल ए, इसका कोफिशिएंट क्या है, स्मॉल बी। तो अकॉर्डिंग टू मास एक्शन के अकॉर्डिंग चले तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, जो हम किसकी बात करें, अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती है। फिर हमने यहाँ से इसको ब्रैकेट में लिखा, इसके ऊपर हमने क्या लिखा है, एससी, एससी का मतलब स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट होता है, रस समीकरण मिति गुणांक लिखा है। फिर देखो हमने ऐसे रेट लिखा, यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है, ये ए, यहाँ पे कैपिटल बी, और इसकी कोफिशिएंट कौन है, स्मॉल ए, इसका कोफिशिएंट कौन है, स्मॉल बी। फिर हमने बात करते हैं ऐसे इसको ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों, क्योंकि हम जब ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं इसका मतलब उसका क्या है, वहां पे एक्टिव मास है, क्या है, एक्टिव मास है। तो ये किसका है, ये है रिएक्टेंट ए का एक्टिव मास, ये क्या है, ये है रिएक्टेंट बी का एक्टिव मास। एक्टिव मास का मतलब क्या है, तो मैंने बोला कि कोई भी जब केमिकल रिएक्शन है उस केमिकल रिएक्शन के अंदर उस रिएक्टेंट का कितना भाग पार्टिसिपेट करता है उसी को हम क्या करते हैं, एक्टिव मास, क्या कहेंगे, एक्टिव मास कहते हैं। फिर देखो एक्टिव मास है तो ये हम इसको दूसरा वर्ड और दे सकते हैं, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, क्या कहेंगे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। फिर हम यदि एक्टिव मास की हम बात करें तो गैस के अंदर उसकी कंसंट्रेशन भी लेते हैं, गैस को उसको प्रेशर के रूप में भी हम लिख सकते हैं एक्टिव मास में। फिर हम यदि सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के अंदर उसकी यूनिट मानी जाती है, एक मानी जाती है, क्यों, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन वहां पे क्या होती है, कांस्टेंट मानते हैं, क्या मानते हैं, कांस्टेंट। फिर देखो लिक्विड की बात करें तो यदि लिक्विड गैस के साथ में है तो लिक्विड यहाँ पे क्या है, उसकी यूनिट एक है, मतलब इकाई के रूप में लेते हैं। फिर यदि हम गैस है तो गैस की वहां पे हम क्या लेते हैं, कंसंट्रेशन लेते हैं। अब कंसंट्रेशन उसको हम प्रेशर भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर हम यदि लिक्विड टू लिक्विड की बात करें तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, उसका लिक्विड का कंसंट्रेशन लेते हैं, लिक्विड की सांद्रता वहां पे ली जाती है। फिर हम यदि लिक्विड और सॉलिड की हम बात करें तो इन दोनों की हम क्या मानते हैं, जो कंसंट्रेशन है वो क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। और जब कांस्टेंट इसका मतलब हम वहां पे क्या लेते हैं, यूनिट के रूप में लेते हैं, इकाई के रूप में लेते हैं। और यदि कोई भी यदि सॉल्वेंट यदि आपको एक्सेस में दे रखा है, आधे में दे रखा है, इसका मतलब उसको भी हम क्या लेते हैं, उसको भी हम इकाई के रूप में लेते हैं, यूनिट के रूप में उसको इंक्लूड किया जाता है। अब देखो इसका जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसकी बात कर लेते हैं, उससे पहले इसके स्टेटमेंट की बात करते हैं।
गुल्वर जो मास ऑफ एक्शन है इसका स्टेटमेंट क्या है, कथन क्या है, उसके हम चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद में हम इसकी जो मैथमेटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है उस पर चलेंगे। तो यहाँ पे इसका क्या है स्टेटमेंट है वो हम बात करते हैं। तो एक्टिव मास का मतलब है कि कोई भी रिएक्शन के अंदर, कोई भी अभिक्रिया के अंदर जो अभिकारक है उसका कितना भाग रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिव मास कहेंगे। तो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या है, गुल्वर एंड वागे के अनुसार अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों के सांद्रता के सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल, गुणनफल का मतलब है प्रोडक्ट, सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल की घातों के बराबर होती है। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या कहेंगे, मास एक्शन कहेंगे। एक छोटी सी बात याद रखना, जब भी हम तनु विलयन की बात करते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो एक्टिव मास होता है, वो एक्टिव मास बराबर किसके होता है, तो आपको याद रखना है वो बराबर किसके है, मोलरिटी के बराबर होता है, मोलरता के बराबर है। किसके बराबर है, मोलरता के बराबर है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो मैंने ये भी बात की थी कि जैसे ये A, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट B, जैसे A है इसका कोफिशिएंट कौन है, स्मॉल a, इसी टाइप से रिएक्टेंट B, इसका कोफिशिएंट कौन है, B, ये मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। यहाँ पे एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट A, इसकी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कौन है, स्मॉल a, उसके बाद में एक्टिव मास ऑफ B और इसका कोफिशिएंट कौन है, स्मॉल a b, और यही क्या कहता है, मास एक्शन। क्या कहलाएगा, मास एक्शन लॉ कहलाता है, ठीक है। अब देखो इसका रिप्रेजेंट हम बात करते हैं, इसका मैथमेटिकली डिस्कस करते हैं। इसका गणितीय रूप की हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमारे पास में मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, गणितीय प्रदर्शन, ठीक है। देखो जैसे हमारे पास में A प्लस B, ठीक है, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं जैसे C प्लस D बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, C प्लस D बना रहे हैं। सपोज करो कि जैसे एक के मोल है स्मॉल n1, B के मोल है जैसे स्मॉल n2, इसी टाइप से C के मोल कितने बन रहे हैं, m1, इसी टाइप से D के मोल कितने बन रहे हैं, m2, कितने बन गए, m2 बन रहे। अब देखो मैं पहले इसकी बात करता हूँ, किसकी, फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें, किसकी बात करें, फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर अभिक्रिया की बात करें, ठीक है। अब देखो अगर अभिक्रिया में क्या है कि जो रेट है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, A, ठीक है, और इसकी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कौन है, n1, ठीक है। फिर यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है, B, और इसका कोफिशिएंट कौन है, n2, कौन हो गया, n2, और इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे RF। क्या लिख रहा हूँ, RF का मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर अभिक्रिया की दर लिख दे। फिर यहाँ पे फर्स्ट आ रहा है, इसको मैं लिख देता हूँ RB। क्या लिखूँ, RB का मतलब है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन प्लस अभिक्रिया की दर होगी। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे ये प्रोपोर्शन वाला साइन हटाया, तो हमने एक कांस्टेंट यूज किया, वो कांस्टेंट है हमारे पास में KF। क्या हो गया, KF।
उसके बाद में हमने यहाँ पे a इसकी पावर n1, इसी टाइप से b इसकी पावर कितनी आ गई n2, कितनी आ गई n2। अब देखो जो ये kf है ये क्या कहलाएगा, देखो ये कहलाएगा रेट कांस्टेंट। क्या कहलाएगा, रेट कांस्टेंट। और ये रेट कांस्टेंट कौन सी रिएक्शन का है, तो F लिखा है, F का मतलब क्या है, फॉरवर्ड। क्या है, फॉरवर्ड। तो ये रेट कांस्टेंट ऑफ है फॉरवर्ड रिएक्शन अग्र अभिक्रिया का क्या है, रेट कांस्टेंट। फॉरवर्ड रिएक्शन अग्र अभिक्रिया का दर स्थिरांक क्या होगा, दर स्थिरांक। इसको क्या बोलते हैं, दर स्थिरांक, रेट कांस्टेंट। ठीक है, यह तो। फिर देखो हम बात करते हैं बैकवर्ड की। तो बैकवर्ड में क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे जो C और D है ये मिलके क्या बना रहे हैं, A और B, यही तो आ रही है पीछे की तरफ। तो आप इसको क्या जैसे लिखोगे RB, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अब देखो ये पीछे की तरफ रिएक्शन आ रही है, तो अब जो रिएक्टेंट काम करेंगे वो कौन करेंगे, COD। कौन करेंगे, COD। जब अभिक्रिया आगे की तरफ थी तो ये काम कर रहे थे प्रोडक्ट की तरफ, और अब जब रिएक्शन वापस बैक की तरफ पीछे की तरफ आ रहे हैं तो अब जो रिएक्टेंट के रूप में काम करेंगे वो कौन करेंगे, C और D करेंगे, और प्रोडक्ट कौन बनेंगे, A और B बनेंगे। तो मैं लिख दूं कि RB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, C की पावर m1, इसी टाइप से D इसकी पावर कितनी आएगी, m2। क्या आएगी, m2। और ये प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया KB। क्या लिखा है, KB। ठीक है, फिर यहाँ पे C उसकी पावर m1, D इसकी पावर कितनी आएगी, m2। कितनी आएगी, m2। अब देखो ये क्या है, KB। B का मतलब है बैकवर्ड। क्या हो गया, बैकवर्ड। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रेट कांस्टेंट, दर स्थिरांक। कौन सी रिएक्शन का, दर स्थिरांक ऑफ ए बैकवर्ड रिएक्शन, पस अभिक्रिया का दर स्थिरांक कौन कहलाएगा, KB कहलाएगा। RF का मतलब क्या, RF का मतलब था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ ए फॉरवर्ड रिएक्शन अग्र अभिक्रिया की दर है वो कौन सी है, RF। कौन सी होगी, RF। और यदि RB की हम बात करें तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रेट ऑफ ए बैकवर्ड रिएक्शन। क्या कहलाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन कहलाएगा। पस अभिक्रिया की दर कौन कहलाएगी, RB कहलाएगी। अब देखो जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, और इस इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि R फॉरवर्ड बराबर किसके हो जाता है, R बैकवर्ड। किसके बराबर है, बैकवर्ड के। अब देखो जो फॉरवर्ड वाली वैल्यू है वो यहाँ पे रख देता हूं। हमारे पास में क्या थी, K फॉरवर्ड, यहाँ पे A इसकी पावर क्या थी, N1, फिर यहाँ पे B इसकी पावर क्या थी, N2। अब देखो उसके साथ साथ हमारे पास में क्या है, बैकवर्ड। तो ये इक्वल में किसके हो गया, बैकवर्ड की वैल्यू क्या है हमारे पास में, KB। उसके बाद में C उसकी पावर कितनी आएगी, M1। फिर यहाँ पे D और उस D की पावर कितनी आएगी, M2। कितनी आएगी, M2। अब देखो इस KB को तो नीचे ले जाता हूँ इस KF के, और इसको नीचे ले जाता हूँ इनके। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बनता है कि K फॉरवर्ड बाई K बैकवर्ड। ठीक है, इक्वल में बराबर में C इसकी पावर कितनी आएगी, M1। उसके बाद में D उसकी पावर कितनी आएगी, M2। उसके नीचे यहाँ पे A इसकी पावर कितनी आएगी, N1। और उसके बाद में कौन है, B, और इसकी पावर कितनी आएगी, N2। क्या आएगी, N2 आएगी। तो हमारे पास में एक रिलेशन निकल के आता है यहाँ पे, इसको इधर वाले को मिटा दें। तो हमारे पास में रिएक्शन क्या, ये क्या रिलेशन आया, ये है हमारे पास में K फॉरवर्ड बाई K बैकवर्ड। K फॉरवर्ड बाई K बैकवर्ड इक्वल में C की पावर क्या है, M1, D की पावर क्या है, M2 बाई A की पावर क्या है हमारे पास में, N1, और B की पावर हमारे पास में क्या है, N2। क्या होगी, N2। देखो जो K फॉरवर्ड का मतलब हम इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ ए फॉरवर्ड रिएक्शन की। ठीक है, अग्र अभिक्रिया की दर। ठीक है, दर स्थिरांक। इसी तरह से KB को हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। क्या कहेंगे, रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट ऑफ ए बैकवर्ड रिएक्शन। क्या कहेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन, पस अभिक्रिया का दर स्थिरांक।
और इन्हीं दोनों का जो अनुपात है उसी को हम कहते हैं के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या कहेंगे? के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, उसी को हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। क्या कहेंगे? रेट कांस्टेंट कहते हैं, दर स्थिरांक कहा जाता है। क्या कहेंगे? दर स्थिरांक कहेंगे। या फिर इसी को दूसरा हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्य अवस्था स्थिरांक। क्या कहते हैं? साम्य अवस्था स्थिरांक कहा जाता है। क्या कहेंगे? साम्य अवस्था स्थिरांक। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि रेट कांस्टेंट या जो साम्य अवस्था स्थिरांक है उसकी डेफिनेशन क्या है? क्या है डेफिनेशन? क्या है? तो आप क्या लिखोगे कि लिखोगे अग्र अभिक्रिया का दर स्थिरांक, अग्र अभिक्रिया का दर स्थिरांक तथा पश्च अभिक्रिया के दर स्थिरांक के अनुपात को हम क्या कहते हैं? रेट कांस्टेंट कहेंगे, दर स्थिरांक कहते हैं, या फिर उसी को हम क्या कहते हैं? साम्य अवस्था स्थिरांक कहेंगे। फिर देखो आपने यहाँ पे जब हम बात करते हैं रिएक्शन की A प्लस बी, ये मिलकर क्या बना रहे थे? C प्लस डी, यही तो बना रहे थे। तो ये तो क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? प्रोडक्ट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? प्रोडक्ट। तो आप देखो कि जो ये ऊपर है ये तो क्या कहलाएंगे? प्रोडक्ट, और ये जो नीचे है ये हम क्या कहलाएंगे? इसको रिएक्टेंट कहेंगे। फिर देखो इसको ऐसे लिखते हैं, प्रोडक्ट को मैंने कोष्टक में बंद किया क्योंकि एक्टिव मास थी। फिर इसकी पावर हम यहाँ पे क्या लेते हैं? कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट आ गया। फिर यहाँ पे इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और ये क्या कहलाएगा? स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे किसका यूज करना है? रिएक्टेंट का। किसका यूज करना है? रिएक्टेंट का। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक तरीके से, और कि के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल में किसके है? के फॉरवर्ड बट्टे के बैकवर्ड, इक्वल में प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट की पावर क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट के केस के अंदर बट्टे रिएक्टेंट, इसका भी ब्रैकेट यूज करेंगे और इसका भी हम क्या लगाएंगे? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगाएंगे। या तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोल दो या फिर आप यहाँ पे टर्म कौन सा यूज करो? मोल यूज करो, एक ही बात है। या फिर यहाँ पे भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज करो या फिर इसके क्या यूज करो? मोल यूज करो। इसको हम ऐसे एक तरीके से और भी लिख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू के फॉरवर्ड बटे के बैकवर्ड, बराबर में क्या है? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की मोल कितने हैं? Np, और हमने यहाँ पे क्या लिखा है? रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट के मोल कितने हो गए? Nr। क्या लिख दिया मैंने? Nr लिख दिया। अब देखो जो ये रेट कांस्टेंट है, ये जो हमारे पास में जो दर स्थिरांक है, इसको हम दो टर्म में लिख सकते हैं। एक तो हम लिख सकते हैं Kc के रूप में और दूसरा हम लिख सकते हैं किसके रूप में? Kp के रूप में। किसके रूप में? Kp के रूप में। देखो Kc का हम कब यूज करें? जब हम वर्ड किसका यूज करें हैं? कंसंट्रेशन के रूप में। किसके रूप में? कंसंट्रेशन के रूप में, सांद्रता के रूप में हम यूज कर रहे हैं, तो हम वहां पे किसका यूज करेंगे? Kc का। और जब हम प्रेशर के रूप में हम जो यूज कर रहे हैं तो हम वहां पे किसका यूज करते हैं? Kp का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? Kp का यूज करेंगे। अब देखो इनकी हम यूनिट की बात करते हैं। पहले जो चर्चा करेंगे हम वो कर रहे हैं किसकी? Kc की। किसकी बात करें? Kc की। Kc का मतलब है जो हम किसके अंदर जो रिएक्टेंट है उनको हम किसके रूप में लेके चल रहे हैं? कंसंट्रेशन के रूप में चल रहे हैं, सांद्रता के रूप में चल रहे हैं। अब देखो सांद्रता की इकाई क्या होती है? सांद्रता की इकाई होती है मोल पर लीटर। क्या होगी? मोल पर लीटर। तो हमारे पास में जो Kc आ रहा है वो क्या आ रहा है उसकी बात करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास में क्या था? Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ठीक है, बाय रिएक्टेंट। इसको कंसंट्रेशन के टर्म में भी लिख सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा था? Nr, और यहाँ पे हमने क्या लिखा था? Np। क्या लिखते हैं? Np। अब देखो प्रोडक्ट है तो इसका भी हम क्या लिखते हैं? कंसंट्रेशन लेंगे, और जो रिएक्टेंट है उसका भी हम क्या लेते हैं? कंसंट्रेशन लेंगे। और जब कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, तो सांद्रता की यूनिट क्या होती है? इकाई क्या होती है? तो वो इकाई होती है मोल प्रति लीटर। क्या होगी? मोल प्रति लीटर होगी। तो सांद्रता की इकाई क्या होगी? मोल प्रति लीटर। अब देखो Kc है तो Kc को मैंने किस टर्म में बताया था? सांद्रता के टर्म में। तो आप कैसे लिखोगे? Kc की यूनिट, किसकी बात करें? यूनिट ऑफ Kc, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? कंसंट्रेशन, ठीक है, और कंसंट्रेशन इसकी पावर आपको क्या लगा देनी है? डेल्टा Ng लगा। क्या लगा देनी है? डेल्टा Ng। देखो डेल्टा Ng का मतलब क्या है? G का मतलब है गैस। क्या है? गैस।
क्योंकि आपको गैस के रूप में निकालना है। क्यों? NP माइनस में NR, क्या लिखोगे? NP माइनस में NR। NP का मतलब क्या होगी? मोल ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के मोल, या मैं बोल दूं कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की रस समीकरण मिति। माइनस में आपको क्या करना है? R का मतलब है रिएक्टेंट, अभिकारक, अभिकारक के जो मोल है उसको क्या करना है? माइनस में करना है, और वो हमारे पास में क्या आ जाती है? डेल्टा Ng आ जाती है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये भी कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर, ये भी क्या है? मोल पर लीटर, और ये NR है, ये NR ऊपर गया तो चेंज किस में हो गया? माइनस में। तो आप क्या लिखोगे? NP माइनस में NR, ये तो लिखोगे, और NP माइनस NR को आप क्या लिख सकते हो? डेल्टा Ng। तो मैंने यहाँ पे यही तो लिखा है, ठीक है। अब देखो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या थी? कंसंट्रेशन की यूनिट मैंने अभी बताई थी, मोल प्रति लीटर। क्या है? मोल प्रति लीटर। तो हमने यहाँ पे लिखा मोल प्रति लीटर। इसकी पावर कितनी आ गई? डेल्टा Ng। क्या होगी? डेल्टा Ng। डेल्टा Ng के बारे में मैंने बताया था कि मोल ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के मोल, उसके अंदर से माइनस किसके करना है? रिएक्टेंट के मोल माइनस करने हैं, वो हमारे पास में क्या कहलाएंगे? डेल्टा Ng करेंगे। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक रिएक्शन है N2, यहाँ पे G मतलब गैस में, फिर यहाँ पे 3H2, ये भी हमारे पास में क्या है? गैस के अंदर। फिर ये बना क्या रहे हैं? तो ये बना रहे हैं 2NH3। क्या बना रहे हैं? 2NH3। तो ये भी क्या है? गैस के अंदर। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब देखो इसको, पहले तो हम इसका लिखेंगे कैसे, क्या लिखते हैं? कैसे कैसे लिखते हैं, इसकी बात करें। दूसरा, आपको इसकी यूनिट भी लिखनी है कि इसकी इकाई क्या है, उसकी भी हम बात करेंगे। तो आपको कैसे लिखना है इसकी हम देखो, मैंने अभी बताया था कि आपको क्या लिखना है कि जब भी कांस्टेंट लिखना है तो आपको प्रोडक्ट बाय क्या करना है? रिएक्टेंट करना है। उसके बाद प्रोडक्ट के मोल यहाँ पे पावर में, उसी के साथ साथ रिएक्टेंट के मोल किस में आ गए? पावर के अंदर। और जो ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है, ये है क्या चीज? कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पे ये भी मोल पर लीटर, ये भी क्या होगी? मोल पर लीटर। ये जो पावर है, ये पावर चलेगी ऊपर, तो क्या आया हमारे पास में? NP माइनस में NR, और इन्हीं डिफरेंट को हम क्या बोलेंगे? इसको डेल्टा Ng। क्या कहेंगे? Ng। डेल्टा N का मतलब है कुल मोल, क्या होंगे? कुल मोल। G का मतलब है यहाँ पे क्या है? गैस। क्या है? गैस। मतलब आपको जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दे रहा है उसको हम किसके अंदर से निकालेंगे? उसके गैस में से निकालेंगे। किसमें से? गैस के अंदर। फिर आप देखो ऐसे जो क्वेश्चन है इसको हम कैसे सोल्व करेंगे उसकी बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन हमारे पास में। अब देखो इसकी पहले हम बात करते हैं डेल्टा Ng। देखो मैंने बात की डेल्टा Ng क्या है? NP माइनस में NR। क्या है? NP माइनस में NR। NP का मान कितना है इसका? देखो 2, क्योंकि मोल कितने हैं प्रोडक्ट की तरफ? 2, ठीक है। गैस वाले लेके चलो। फिर देखो यहाँ पे रिएक्टेंट की तरफ कितने हैं? 3 हाइड्रोजन, एक कौन है? नाइट्रोजन। तो NR की वैल्यू कितनी है? 4, क्योंकि 4। तो इसका डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस में 2। कितनी आएगी? माइनस में 2। अब देखो इसका केसी कैसे लिखेंगे? तो मैंने बात की थी केसी हम किसके लिए? कंसंट्रेशन के लिए। किसके लिए? कंसंट्रेशन के रूप में। तो यहाँ पे क्या बताया था मैंने? शॉर्ट बताया कि प्रोडक्ट उसकी पावर या स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट या मोल लिख लो, एक ही बात है, डिवाइड बाय रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट Sc या फिर इसका मोल, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट कौन है यहाँ पे? NH3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया NH3, ठीक है। इसकी कोएफिशिएंट कितना है? 2, तो इसकी पावर कितनी आ गई? 2, ठीक है। फिर नीचे अब देखो रिएक्टेंट कौन है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, N2। अब N2 की पावर कितनी यहाँ पे? 1, कोएफिशिएंट मतलब 1 है, तो इसकी पावर कितनी आ गई? 1। फिर दूसरा कौन सा है? H2, रिएक्टेंट H2, इसका कोएफिशिएंट कितना है? इसका कोएफिशिएंट है 3, तो इसकी पावर कितनी आ गई? 3। तो ये क्या कहलाता है? इसका केसी। क्या कहलाएगा? केसी कहलाएगा। ऐसे आप किसी भी रिएक्शन का क्या लिख सकते हो? केसी लिख सकते हो। फिर देखो इसकी आपको यूनिट बात की थी, मैंने केसी की यूनिट कैसे निकालते हैं? तो मैंने बात की थी कि मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, उसकी पावर आप कितना लगा दोगे? डेल्टा Ng। क्या लगोगे? डेल्टा Ng। अब देखो डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आई थी? -2, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? मोल बाय लीटर। डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी है? -2, तो ये कितनी आ गई? मोल की पावर -2 डिवाइड बाई
लीटर की पावर है -2, ये ऊपर देगा तो कन्वर्ट किस में होगा, मोल इनवर्स -2 गुणा लीटर की पावर क्या आ गई 2, क्योंकि माइनस वाला ऊपर जाती है कन्वर्ट किस में हो गया, प्लस के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो हमने अब तक जो बात की थी उसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की थी, केसी की बात की थी। हम जो नेक्स्ट जो रिएक्शन के अंदर जो नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर जो साम्यावस्था इस तरह की जो विशेषता है उसकी हमें चर्चा करेंगे और उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।